ऑल ऑफ यू। आज हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। वर्ण का चैप्टर हमने जो करवाया है उसके बाद दूसरा मैं उच्चारण स्थान करवा रही हूँ। तो उच्चारण स्थान में हम जानेंगे कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, सबसे पहले बात आती है कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। वर्णों को बोलते समय, जैसे मैंने बोला कै वर्ण बोला, आवाज कहां से आई? कंठ से। तो कै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ है। तो उच्चारण स्थान की परिभाषा होगी कि वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के जिस भी भाग को स्पर्श करती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जो वर्ण बोला गया है उस वक्त जीभ जिस भी मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है वही स्पर्श ही क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि परिभाषा क्या है। वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के जिस भी भाग को स्पर्श करती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान में हमें नंबर से याद करना है। पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, नासिका। यहाँ ओष्ठ तक हम नंबर वाइज से याद करेंगे। क्यों? इसमें फायदा है, इसलिए हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नंबर वाइज से जब हम कंठ के बाद तालु लिखते हैं, तालु के बाद मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, तो जब याद करते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों को जब हम याद करते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तब हमें बिल्कुल परेशानी नहीं आती। हम यहाँ तालु से शुरू कर देते हैं, यह, मूर्धा में र और दंत में ल। ठीक है, तो इनमें ऊष्म व्यंजन में स तीनों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हम तालिका बनाएंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए पेपर में तो हम झट तालिका बनाएंगे। नंबर वाइज से क्वेश्चन दे दिया, यह का उच्चारण स्थान बताओ, अब दिमाग में थोड़ी रहता है, सीधा तालिका बनाओ। तालिका बनाते ही यह कहां से शुरू होता है? तालु से शुरू होता है। तालवे से हमने यह को शुरू किया, फिर र को मूर्धा में और दंत में ल को। सिंपल सी बात है, तो जल्दी याद हो जाते हैं और हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो पहला क्या है? कंठ। कंठ को क्या संज्ञा दी है? यानी कि गले से जो भी वर्ण बोले जाते हैं उनको कंठ कहा गया है। इन वर्णों को बोलने का जो उच्चारण स्थान क्या बताया? कंठ बता दिया। ठीक है, अब ए, आ, कैवरग, है, विषग ये बोले जाते हैं कंठ से, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ है। यानी कि ए, आ, कैवरग, कैवरग में कै, ख, ग, घ, अंग पांचों वर्ण आ गए हैं। और विषग और है ये वर्ण भी किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ है। मूर्धा, तालु दूसरे नंबर पे आता है। तालु, तालु से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य कहा जाता है। अब तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, चैवरग, य और स। यहाँ से तालु से शुरू हो जाता है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी कि य और स सलगम वाला स। ठीक है, तो चैवरग में च, छ, ज, झ, य। अब इनमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ लिया, जय का उच्चारण स्थान बताओ, तो च वर्ग में सारे आ गए। तो जो च वर्ग लिखा है तालु, तो तालव्य ही उसका जय का उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, तो क्या समझा हमने कि तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य, अंतस्थ व्यंजन में य और स, कौन सा स? ऊष्म व्यंजन वाला पहला स सलगम। ठीक है, या हम कह सकते हैं दुआ वाला स। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं? मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। री, दीर्घ री, टैवरग, र और स। री, दीर्घ री, टैवरग, टैवरग में ट, ठ, ड, ढ, अण, ये पांचों वर्ण आ जाते हैं। इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, तो मूर्धन्य कहा जाएगा। र और स। अब यहाँ हमने यह लिख दिया, नीचे लिख दिया, यह के बाद र आता है, स के बाद 66 कोण वाला स आता है, तो 66 कोण वाले स का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना? मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? री, दीर्घ री और टैवरग,
रे और से, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है। दंत, दंत से, दांतों के स्पर्श से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? मूर्धा कहाँ होती है? जो दांतों के आगे प्लेट होती है ना, हार्ड प्लेट ऊपर, इसको मूर्धा बोलते हैं। कंठ गले को बोलते हैं, और कंठ से ऊपर जो तालु होता है, तालु जो हिलता रहता है, वो तालवे, वहां से च वर्ग बोला जाता है। छोटी ई बड़ी ई बोली जाती है। य और से सलगम वाला से बोला जाता है तालु से, और तालु से ऊपर मूर्धा, और मूर्धा के बाद दंत। तो दांतों के स्पर्श से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दांतों के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएंगे दंत कहे जाएंगे। लिर, तय वर्ग और ल और से। लिर, तय वर्ग, ल और स। तय वर्ग में त, थ, द, ध, न। कंफ्यूजन में नहीं आना। वर्ग में अगर बोल दिया द का उच्चारण स्थान वही होगा जो तय वर्ग में पांचों वर्ण है, उन सब का उच्चारण स्थान दंत ही होगा। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठों के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उन्हें ओष्ठ कहा जाता है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पै वर्ग, इनको जब बोलते हैं ऊ, बड़ा ऊ, तो होठों का स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ कहा गया है। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै, होठों का स्पर्श हो रहा है, तो पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है। अब आती है बात नासिका। नासिका से, नाक से किन किन वर्णों को बोला जाता है? हर वर्ग का, वर्ग कितने बताए मैंने? 5 वर्ग बताए। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इन पांचों वर्गों का जो पंचम अक्षर होता है, 5वां अक्षर होता है, उन्हें नाक से बोला जाता है। अंग, य, न, मैं नाक से बोल रही हूं, तो इनको नासिका संज्ञा दी गई है। अब इनकी एक बात और विशेष है कि इनको नासिका तो है ही है, ये साथ में जो जिस वर्ग में आता है, अब कै वर्ग में पांचों वर्णों का स्थान कंठ बताया मैंने, तो इनके दो दो उच्चारण स्थान है अंग का। एक तो नासिका, नासिका, दूसरा कंठ, दूसरा यह तालवे से बोला जाता है, और दूसरा इसका उच्चारण स्थान नासिक है। तीसरा अणय, अणय में मूर्धा, तय वर्ग में आता है, ट, ठ, ड, ड, तो अणय मूर्धा से भी बोला जाता है और नासिक है। इसके दो दो उच्चारण स्थान। कहने का मतलब ये है कि इन पंचम जो अक्षर हैं, इन पांचों अक्षरों के दो दो उच्चारण स्थान है। पेपर में भी आया हुआ है ये कि अंग का उच्चारण स्थान कौन सा है, वहां नासिक है और कंठ दोनों दे दिए गए हैं, और तीसरे ऑप्शन में दे दिया कि ये दोनों, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा, क्योंकि नासिक जो वर्ण है वो अंग कंठ से भी बोला जाता है और नासिक से भी बोला जाता है। इसलिए ये जो 5 वर्ण है, पंचम वर्ण, इनके दो दो उच्चारण स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इससे आगे बात आती है कि उच्चारण स्थान में, ये तो नंबर वाइज से याद करने हैं आपको। इसके बाद कंठ तालु, कंठ तालु, यानी कि जो वर्ण कंठ से और तालु से दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंठ तालु कहते हैं। अगला है कंठ तालु। तो इनके कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? सवर ही बोले जाते हैं, कंठ और तालु दोनों से मिलकर। ए आई, ए और आई, ये दो वर्ण कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालवय भी कह सकते हैं इनको। संज्ञा क्या दी गई? कंठ तालवय। क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालु है आई का उच्चारण स्थान। कंठोष्ठ, अगला है कंठोष्ठ, यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ के साथ होठों का भी स्पर्श हो, ऐसे कौन से वर्ण बोले जाते हैं जिनमें कंठ के साथ होठों का स्पर्श हो? तो वो बोले जाते हैं ओ, आउ। कौन से बोले जाते हैं? ओ, आउ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ दोनों, कंठोष्ठ। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ आउ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, और बचा कंठ
ना दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मीन्स दांतों और होठों का स्पर्श जिन वर्णों को बोलते समय होता है उन्हें दंतोष्ठ कहा जाता है। इसमें व और फ नुक्ता वाला, ठीक है, ये होता है दंतोष्ठ। दांतों और होठों का स्पर्श व और फ बोलते हैं तब होता है। तो ये थे आपके उच्चारण स्थान। एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, चंद्र बिंदु, तो वो अनुनासिक कहे गए हैं। अनुनासिक है, उनका उच्चारण स्थान होगा, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के जिस भी भाग को स्पर्श करती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जो वर्ण हमने बोला है उसी का उच्चारण स्थान, जीभ जहां स्पर्श करेगी वही बोला जाएगा। तो कौन कौन से बताए मैंने? पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इन पांचों को तो आपको लाइन से ही यानी कि नंबर वाइज से ही याद करना है। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कंठ से ए, आ, कै वर्ग, विसर्ग और है, ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं और इन्हें कंठ उच्चारण स्थान दिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है तालु। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? अब ए आ तो कहाँ गया? कंठ में। कंठ के बाद तालु में छोटी ई, बड़ी ई, चै वर्ग, चै छ जय जय ये चै वर्ग, और यहीं से शुरू हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन और उषम व्यंजन, य और स सलगम वाला स किससे बोला जाएगा? तालु से। उसके बाद आता है मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं री, दीर्घ री। दीर्घ री किसको कहते हैं? री का जोड़ा होता है तो री और दीर्घ री। दीर्घ री किससे बोली जाती है? मूर्धा से बोली जाती है। टै वर्ग भी मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। और यह उसमें आ गया, यह के बाद क्या आएगा? रै। रै मूर्धा से बोला जाएगा। स षटकोण वाला स भी मूर्धा से बोला जाएगा। उसके बाद आता है कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत। दांतों के स्पर्श से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? लिर। लिर वैसे ये तत्सम शब्द है। जिस भी शब्द के नीचे री की मात्रा आती है यानी कि जो भी संयुक्त व्यंजन है अक्षेत्र ग, ये सारे क्या है? तत्सम वर्ड है, ठीक है। तो दंत के स्पर्श से लिर बोला जाता है। और कौन सा? तै वर्ग, तै थ द द न। और ल और स सपेरे वाला स भी किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है, यानी कि दांतों के स्पर्श से उसका उच्चारण होता है किसका? स सपेरे वाले स का, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया नासिक है। हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो पंचम अक्षर है वो उसके दो दो उच्चारण स्थान है। एक तो नासिक है और दूसरा जिस वर्ग में वो बोला गया है उस वर्ग का, यानी कि पांचों वर्ग लगातार है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कंठ और तालु। कंठ और तालु से बोले जाते हैं ए, आय। ये दोनों वर्ण कंठ और तालु से बोले जाते हैं। फिर कंठोष्ठ, कंठ के साथ होठों का स्पर्श किन वर्णों को बोलते वक्त होता है? ओ और आउ। इन दोनों वर्णों को बोलते समय कंठ के साथ होठों का स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है। दंतोष्ठ यानी कि दांत के साथ होठों का स्पर्श कौन से वर्ण में होता है? व और फ। ये दो वर्ण हैं जिनको दंतोष्ठ कहा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया है स्वरों में भी उच्चारण स्थान, किस स्वर का क्या उच्चारण स्थान है, व्यंजन में भी किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, मैंने बढ़िया से आपको बता दिया है। तो एक बार दोहरा दिया है, बिल्कुल एक बार देखते ही दूसरी बार आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको याद करना है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ओ दे दिया, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। व दे दिया, व का कई बार पूछा गया है। व और फ दोनों दंतोष्ठ है।
ए आई कंठ तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद करके बढ़िया तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना, और जितनी बार लिखोगे, क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज है जो मूर्ख को भी ज्ञानी बना देती है। इसीलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो जो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। और आपका कर्म सिर्फ आप छुट्टियों में क्या है, कर्मणे वा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि ताकि जो लोग घर में बैठे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया मौका है कि किसी ना किसी तरीके से विद्या का उनको ज्ञान हो। ठीक है, क्योंकि 4 दान ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। एक तो गो यानी कि गौ का दान, दूसरा भूमि दान, तीसरा कन्यादान और चौथा विद्यादान। तो ये विद्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है। इसको किसी जरिए से भी, आपको तो फ्री मिल रहा है, आप बढ़िया तरीके से इसको गेट करो, लिख देखो, और जो ही जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप बढ़िया तरीके से किसी भी टेस्ट को फाइट कर सकते हो। तो इसी के साथ जय हिंद।